हाँ तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से हिंदी की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप ही के अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग एक चीज़ समझ पाए होंगे बच्चों कि हम लोग जो है वर्णिका को बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं, वो भी हिंदी का। और हिंदी की वर्णिका समाप्त करने के बाद बच्चों हम लोग लेकर आए हैं गद्य खंड का, है ना। हिंदी में जो है आपके लगभग 3 पार्ट्स में हिंदी को बांटा गया है, हिंदी बुक को, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पर एक वर्णिका का अलग बुक ही है, ठीक है। और गद्य खंड में जो है गद्य खंड यानी गोधुली में जो है एक गद्य खंड है और एक और पार्ट्स दिया है काव्य खंड, ठीक है। तो काव्य खंड का हमने अभी एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चों, लेकिन ये गद्य खंड को हमने स्टार्ट कर दिया है। और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको पीडीएफ से पढ़ा दिया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने सोचा कि इसको जो है बोर्ड पे ही पढ़ा दिया जाए, ठीक। और इसको जो है ना अच्छे तरह से जो है सबसे पहले कहानी को आपको समझा दिया जाए, जिससे मेरे बच्चों का जो है एक भी सवाल एग्जाम में छूटेंगे नहीं, ठीक है। और इसलिए मैंने कोशिश किया कि इसको जो है पहले कहानी पूर्ण रूप से समझा दे। तो बच्चे ये जो है गद्य खंड में जो है सबसे पहले आप लोग समझेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देता है आपको लेखक के बारे में, उसके बाद जो है कहानी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देता है, और उसके बाद बच्चों इसमें जो मुख्य बातें होती है जिसको मैंने यहाँ पे क्या किया है कि लिख दिया है बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो एक एक करके बच्चों सभी सवाल को आप लोग समझेंगे। और अगर आप ये कोशिश कर रहे होंगे कि सर हमें तो सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आप ऐसे कहानी से अगर चैप्टर को समझा देते हैं तो सब्जेक्टिव को हम लोग लिखे कैसे, उसमें हमको प्रॉब्लम होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लग रहा है ना कि हमें प्रॉब्लम होगी कि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी हमें अलग से मिलना चाहिए एक्स्ट्रा एडवांस के तौर पर, तो मैं उसको भी दे दूंगा बच्चों। तो उसके लिए जिनको ये लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को भी बता दिया जाए बच्चों, ठीक है। तब तक चलिए मैं इस कहानी को सबसे पहले जो है ये संक्षिप्त रूप में आप सभी को समझा देता हूं। जैसे मूवी का ट्रेलर आप लोग समझ लेते हैं ना, वैसे ही इस कहानी को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के लिए हिंदी होने वाला है, और ये जो है गद्य खंड, हिंदी का गद्य खंड है। और चैप्टर नंबर 3 जो है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत तो है प्यारे बच्चों हमारी सोने की चिड़िया कहा जाता था सबसे पहले भारत को। अंग्रेज जब यहाँ पर आए, सोने चांदी को, हीरे जवाहरात को जब लेकर यहाँ से चले गए, उसके भारत एक खोखला बन गया। लेकिन तब भी बच्चे, तब भी भारत खोखला नहीं हुआ, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग समझेंगे कि भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है, ठीक है। और इसको किसने लिखा है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी ने इसे लिखा है। जन्म इनका कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, मैक्स मुलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था बच्चों, ठीक है। उसके बाद इनके पिता जो थे विलहेल्म्स मुलर, विलहेल्म्स मुलर इनके पिता का नाम था, विलहेल्म्स मुलर, याद रखना विलहेल्म्स मुलर, ठीक है। उसके बाद बच्चों इनकी प्रमुख रचना के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हितोपदेश, कठ और केन, कठ और केन, ठीक है, मेघदूत और उपनिषद बहुत सारे इन्होंने लिखे थे। उपनिषद जो है इनका अत्यधिक है, उपनिषद इनका अत्यधिक आप लोग कह सकते हैं। बहुत सारा उपनिषद को इन्होंने लिखा था, किसने, तो मैक्स मुलर जी ने, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे कठ और किर्ण के बारे में जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, अगर कोई सवाल पूछता है एग्जाम में, कहीं सवाल आपको मिल जाए कि कठ और किर्ण का रूपांतरण किसने किया था, तो कठ और किर्ण का रूपांतरण जो है बच्चों जर्मन में किसने किया था, या फिर केवल ये भी पूछ सकता है कि किसने, केवल रूपांतरण किसने किया था, है ना। तो मेरे बच्चे इसका रूपांतरण जो है इन्हीं ने किया था, मैक्स मुलर जी ने किया था। यानी कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर है तब भी आप आंसर लगा दीजिएगा, केवल मैक्स मुलर है तब भी आप लोग आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा बच्चों कि कठ और केन का रूपांतरण किसने किया, तो जर्मन में किसने किया, तो प्यारे बच्चों मैक्स मुलर। या फिर कह सकता है कि कठ और केन का केवल रूपांतरण किसने किया था, जर्मन में नहीं कहेगा ना, केवल रूपांतरण कहेगा तब भी मैक्स मुलर। अगर कहता है कि जर्मन में रूपांतरण किसने किया, तब भी आप लोग लगा दीजिएगा कि मैक्स मुलर ही किए थे, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहे कि 18 वर्ष की उम्र में लिपिजिंग एक विद्यालय का नाम था, ठीक है। तो लिपिजिंग विद्यालय में संस्कृत का पढ़ाई इन्होंने किया था।
पढ़ाई शुरू किए थे। पढ़ाई क्या किए थे कि शुरू किए थे। ठीक है, किस विद्यालय में? तो विद्यालय में किस लिपि जिंग विद्यालय में। ठीक है, लिपि जिंग विद्यालय में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, मैक्स मुलर जी ने। यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मैक्स मुलर जी ने किस विद्यालय में बच्चों? तो लिपि जिंग विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक, चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या भारत से हम क्या सीखे, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कुछ मुख्य यहाँ पे क्या है बच्चों? तो बिंदु, कुछ मुख्य यहाँ पर बिंदु दिया गया है। कह रहा है कि प्राचीन भाषा संस्कृत भारत में ही क्या हुआ था? भारत में ही उद्गम लिया था। यानी भारत को संस्कृत भाषा का अग्रज कहा जाता है। ठीक है, यानी जो बहुत ही एक महान भाषा है, जो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, तो वह प्यारे बच्चों कहाँ से उद्गम हुआ था जी? तो भारत से ही उद्गम हुआ था। यह चीज तो हम सीखे भारत से कि भारत में ही जो है संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ था। ठीक है, तो भारत, इसको कहेंगे भारत बच्चों। ठीक, अब कह रहा है कि भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म भूमि है। ब्राह्मणों की भूमि भारत को ही कहते हैं। ठीक है, और वैदिक भूमि भी भारत को ही कहते हैं। यानी कि वेद अगर देखा जाए बच्चों, तो वेद से ही सारे लगभग हमें देखा जाए तो वैज्ञानिक लोग वेद को ही पढ़ करके, वेद को पढ़कर, गीता को पढ़कर, पुराण को पढ़कर ही क्या किए थे कि आगे सवालों का जवाब देते। यानी कि आज जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सारा लगभग अगर सवालों का जवाब खोजिएगा ना, तो वेद, गीता, पुराण में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए अमेरिका में जो है वैज्ञानिक लोग अभी किसका पढ़ाई कर रहे हैं? संस्कृत का पढ़ाई कर रहे हैं। किस लिए? तो साइंस को आगे बढ़ाने के लिए। वहां पे सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो है अभी संस्कृत में ही बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और आगे बन रहा है संस्कृत में कंप्यूटर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक संपदा एवं सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? सर्वाधिक संपदा एवं सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? यानी कि बहुत सुंदरता है भारत में, प्रकृति का भी सुंदरता आप लोग देखते देखते आप थकिएगा नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है सर्वाधिक संपदा एवं सौंदर्य वाला देश कौन है बच्चों? तो मेरा भारत है। ठीक है, हमारा भारत है बच्चों। फिर कह रहा है कि भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। कहाँ बच्चों? तो भारत में। यानी भारत में ही, भूमि पर ही लगता है ना कि एक स्वर्ग का डुप्लीकेट है यह भारत हमारा। ठीक है, यानी भारत पर कहा जाए तो इसकी ही भूतल पर कहा जा रहा है कि भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। यानी इसी के भूमि पर लगता है ना कि स्वर्ग उतर आया है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि असली भारत ग्राम में बसता है। यानी भारत में क्या होना चाहिए? वह ग्राम में बसता है। जैसे गांव में जो है बहुत सारे संस्कारिक लोग होते हैं, जैसे शहर में जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन लोग के पास जो होता है सभी मतलब सिस्टम को समझ रहे हैं। ठीक, लेकिन देहात में जो है ऐसे ही बिना पढ़े लिखा वाले लोग होकर भी जानते हैं क्या करते हैं? एक अपने संस्कार के रूप में रहते हैं। जैसे ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इन चीजों को लेकर चलते हैं। जैसे देहात में ऐसे होता है कि जितनी स्त्रियां होती है, सभी स्त्री के जो है सिर पे ऐसे जो है ये क्या कहते हैं उसको, आंचल रखी रहती है, सिर को हमेशा ढक के रखती है। ठीक है, तो ऐसे भारतीय नारी का चर्चा जो है हमारे पूरे संसार में चलता है। नारी सशक्तिकरण जो है अभी भारत में जो लागू हुआ है, उसका चर्चा पूरे विश्व में है। ठीक है, तो भारतीय नारी एक बहुत ही प्रतिष्ठित नारी के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती है। ठीक है, तो भारत का ये हो गया बच्चों आपको कि असली भारत ग्राम में बसता है। यानी गांव में लोग अभी भारत का असली रूप देखने को कहाँ मिलता है? गांव में मिलता है। यानी गांव में जो है अच्छा प्रकृति होना चाहिए, अच्छा जो है मौसम होना चाहिए, जलवायु अच्छा होना चाहिए, तो वह गांव में ही मिलता है। बहुत अच्छा जलवायु गांव में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुरातत्व विभाग के हेड ए कनिंघम, एक शिक्षक है, उन्होंने के कनिंघम पढ़ाया है, जो कि गलत है। यहाँ पे ए कनिंघम होना चाहिए। ठीक है, ए कनिंघम होना चाहिए। उसके बाद है देखिए पुरातत्व, जैसे कि खुदाई वगैरह होता है ना, जैसे कि सिंधु सभ्यता के समय में खुदाई हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के समय में जो है खुदाई हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है पुरातत्व संबंधी ये जो विभाग के जो हेड थे वे ए कनिंघम थे, जो कि भारत के थे। ठीक है, ए कनिंघम। ठीक है,
चलिए वह, और यह खुदाई जो है ना भारत में ही हुआ था, लेकिन आज के समय में जो है वह पाकिस्तान में हो गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे जी? वारेन हेस्टिंग वहां के गवर्नर जनरल थे बच्चों। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 172 दारिस नामक सोने की सिक्के का घड़ा किन्हें मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग को मिला था क्या बच्चों? तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के। सबसे लास्ट पॉइंट एक आता है बच्चों कि मैक्स मुलर जी को नाइट की उपाधि किसने दी थी? तो प्यारे बच्चों, नाइट की उपाधि जो है इनको रानी विक्टोरिया ने, रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन उसे ये इन्होंने अस्वीकार कर दिए थे। ये मैक्स मुलर जी उनकी नाइट की उपाधि को स्वीकार किए थे या फिर अस्वीकार किए थे? अगर ऑप्शन में कहीं मिल जाए ना बच्चों तो कह दीजिएगा कि अस्वीकार कर दिए थे, लेकिन नाइट की उपाधि दी थी ना, किसने दिया था? तो रानी विक्टोरिया ने, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों, उसके बाद यहाँ पर कह रहा कि रानी विक्टोरिया कहाँ की निवासी थी जी? कहाँ की निवासी थी? तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लंदन में, लंदन में इनका जन्म हुआ था। रानी विक्टोरिया का जन्म इंग्लैंड के लंदन में हुआ था, और यह भारत की महारानी भी रह चुकी थी। रानी विक्टोरिया भारत की महारानी भी रह चुकी थी बच्चों। ठीक है, तो लगभग जो है यहाँ से आप लोग पूरी कहानी के बारे में ये चीजें समझ चुके होंगे कि भारत से हम लोग क्या सीखे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो है एक चीज जरूर आप लोग डाल दीजिएगा, इसका लिंक जो है मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इसको जो है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसका सवाल भी हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों इसके बाद वाला क्लास में इसके पूरे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के क्लास के साथ में। तो अगर आप उस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एक लिंक होगा, उसको आकर जा करके आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, और इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।